हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 11 जिसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 10 जीवों में श्वसन करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 11 शुरू करते हैं। प्रश्न 1 पहला, क्या तुमने कभी सोचा है कि खून रक्त पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर है हमारे शरीर के रक्त के परिवहन के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। धमनी पूरे शरीर में रक्त पहुंचाती है। दूसरा, अपने शरीर में खून नलियों को ढूंढो, किन किन अंगों में ये नलियाँ देखी जा सकती हैं? इसका उत्तर है इन नलियों को संपूर्ण शरीर में देखा जा सकता है। प्रश्न 2, रक्त में क्या क्या होता है? इसका उत्तर है रक्त एक तरल भाग प्लाज्मा जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। प्रश्न 3, सोचकर बताओ नहीं। प्रश्न 3, सोचकर बताओ यदि रक्त में निम्न चीजें न हो तो क्या होगा? पहला, लाल रक्त कोशिकाएं, ऑक्सीजन का परिवहन सभी भागों में नहीं हो पाएगा। दूसरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। तीसरा, प्लेटलेट्स न हो तो इसका उत्तर है रक्त का थक्का नहीं बनेगा। प्रश्न 4, नीचे मनुष्य के हृदय का चित्र बना हुआ है, इसके विभिन्न भागों को नामांकित करो। महाशिरा, दायां आलिंद, कक्षा के बीच विभाजन दीवार, दायां निलय, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बायां आलिंद, बायां नलिया। हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त परस्पर न मिल जाएं, इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसका उत्तर है कक्षों के बीच विभाजन दीवार। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से ले जाने का कार्य करती है, फिर भी इसे धमनी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है फुफ्फुस धमनी हृदय के दाहिने भाग से प्याक्षकृत रक्त फेफड़ों में लेके जाती है। नीचे रक्त परिसंचरण का रेखा चित्र बना हुआ है, इसमें तीर के निशान द्वारा रक्त के प्रवाह की दिशा बताई गई है। अब तीर के निशानों की सहायता लेकर लिखो कि रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में कैसे होता है। हृदय से धमनी शुद्ध रक्त, शरीर कोशिकाओं अशुद्ध रक्त, शिराएं हृदय फेफड़ों। गतिविधि 1, प्रश्न 6, अपने किसी साथी की छाती की बाईं तरफ कान लगाकर सुनो, तुम्हें क्या कोई आवाज़ सुनाई दी? यह हृदय की धड़कनों की आवाज़ है। तुम अपनी व अपने साथियों के प्रति मिनट हृदय की धड़कन को गिनो व नीचे बनी सारणी में भरो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तुम्हारे साथी का नाम नवीन, विराम की अवस्था में हृदय का धड़कन की प्रति मिनट 72, दौड़ने के पश्चात हृदय की धड़कन प्रति मिनट 120। अंजलि, विराम की अवस्था में 70, दौड़ने के पश्चात 123। आंचल, विराम की अवस्था में 72, दौड़ने के पश्चात 110। सागर, विराम की अवस्था में 73, दौड़ने के पश्चात 130। पहला, किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर है 72 से 78 बार। दूसरा, दौड़ने के पूर्व और दौड़ने के बाद गिनने पर हृदय की धड़कन की संख्या में क्या बदलाव आता है?
इसका उत्तर है दौड़ने के बाद हृदय की धड़कन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हमारी धड़कन की संख्या हमारे मन की स्थिति, गुस्से में, अधिक खुशी में आदि के अनुसार बदलती है? इसका उत्तर है हाँ। प्रश्न 7, रिक्त स्थान भरो। सांस के द्वारा फेफड़ों में आने वाली हवा में डैश अधिक और डैश कम होती है। इसका आंसर है O2 और CO2। सांस के द्वारा फेफड़ों से बाहर जाने वाले हवा के में बाहर की हवा के अपेक्ष डैश अधिक और डैश कम होती है। इसका आंसर है CO2 और O2। कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त डैश के द्वारा विभिन्न अंगों से हृदय में आता है। शिराएं। ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त डैश के द्वारा हृदय से विभिन्न अंगों को जाता है। धमनी। गतिविधि 2, प्रश्न 8, अपने बाएं हाथ से अपनी दाईं भुजा को कोहनी के ऊपर कसकर पकड़ो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। पहला, क्या उस पर कोई नलियां उभरी हुई दिखती हैं? इसका उत्तर है हाँ। दूसरा, इन नलियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है रक्त वाहिकाओं। प्रश्न 9, तुमने देखा होगा कि डॉक्टर या वैद्य मरीज की नाड़ी देखते हैं। आओ हम भी नाड़ी की जांच करने का प्रयास करते हैं। पहला, घड़ी की सहायता से पता करो कि नाड़ी की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है। धड़कन की संख्या को अपनी कॉपी में लिखो। इसका आंसर है 72 बार। दूसरा, शरीर के उन अन्य भागों को ढूंढो जिसमें तुम नाड़ी की धड़कन को महसूस कर सकते हो। इन अंगों की सूची बनाओ। इसका उत्तर है हाथ। हृदय में हम नाड़ी की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। तीसरा, क्या नाड़ी की धड़कन और हृदय की धड़कन की संख्या में कोई समानता है? इसका उत्तर है हाँ, समानता होती है। प्रश्न 10, हम जो भोजन करते हैं वह तो पेट में आता है, फिर हमारे शरीर के सभी भागों तक भोजन कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर है रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को सुदाक्ष छोटी आंत से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। प्रश्न 11, इसी तरह हम सांस लेते हैं तो फिर हवा फेफड़ों में इकट्ठी होती है, पर क्या तुम बता सकते हो हमारा शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? इसका उत्तर है धमनी में बह रहे ऑक्सीकृत रुधिर से। प्रश्न 12, सही या गलत का निशान लगाओ और गलत कथनों को सही करके लिखो। हृदय का बायां भाग कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को एकत्र करता है। ये गलत है। दायां। धमनियां शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं। ये गलत है। शिराएं पौधों में जल अवशोषण का कार्य पत्तियां करती हैं। ये गलत है। जड़। हृदय थक जाने पर आराम कर सकता है? नहीं। गतिविधि 4, पानी से भरे 2 गिलास, अब 1 गिलास में कुछ बूंदे लाल स्याही की डालो जिससे पानी रंगीन हो जाए। अब कोमल तने वाला छोटा पौधा जड़ सहित सावधानी पूर्वक उगाओ। उसकी जड़ें पानी से धोकर साफ कर लो। इस पौधे को रंगीन पानी वाले गिलास में सीधा खड़ा करो। अब इस गिलास को पौधे सहित धूप में रख दो। 2 घंटे पश्चात पौधे का अवलोकन करो। प्रश्न 13, गतिविधि के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, क्या स्याही वाले पानी में रखे पौधे के पत्तों की शिराएं लाल हो गईं? इसका उत्तर है जी हाँ। दूसरा, लाल रंग का पानी पौधे की पत्तियों तक कैसे पहुंचा? इसका उत्तर है जाइलम। गतिविधि 4, प्रश्न 14, अपनी पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 11.3 में बताए अनुसार तुम खुद प्रयोग करके देखो। तुम आलू की जगह कच्चा पपीता या कद्दू का इस्तेमाल भी कर सकते हो और शक्कर की जगह नमक का घोल ले सकते हो। रमेश ने आलू में गड्ढा बनाकर उसमें शक्कर का घोल लिया तो गड्ढे में रखे घोल का स्तर बढ़ गया। इस प्रयोग से उसने निष्कर्ष निकाला कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पानी जाता है। पहला, विचार करो कि अगर कटोरी में शक्कर का घोल लिया जाए और आलू के पानी में पानी रख दिया जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है आलू में पानी का स्तर कम होगा। दूसरा, इस आधार पर तुम बताओ कि अगर
जड़ों की कोशिकाओं में मिट्टी की तुलना में घोल में की सांद्रता अधिक है तो क्या होगा? इसका उत्तर है तो जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्थात जड़ की तरफ आएगा। प्रश्न 15, मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम नामांकित करो। वक्र, महाधमनी, महाशिरा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्ररंध्र। त्वचा उत्सर्जन तंत्र का कार्य किस प्रकार करती है? इसका उत्तर है पसीने के साथ अपशिष्ट पदार्थ त्वचा में रोम छिद्र से। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 12 पादपों में जनन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।